जो ऑप्शंस में दिया गया है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का जो आंसर है ये मेरे को पता है क्योंकि मैं डिटेल में ये सब कुछ चीज़ पढ़ी हूँ। प्ली बार्गेनिंग इंडेक्स में जाएंगे क्योंकि इंडेक्स से आपको पता चलेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हो डी कोड दिला और मैं हूँ पापिया। आज इस वीडियो में जो कि एक्चुअली पार्ट 2 होने वाला है, जो मैं ये वीडियो बनाई थी, आप लोग बहुत ही इसको अप्रिशिएट किए हो एंड पार्ट 2 लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसीलिए और मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व की थी। बाकी 50 अभी तक बाकी है, मैं उसको सॉल्व नहीं किया है। तो बाकी 50 आप लोगों के साथ आप भी एकदम बेरक लेकर के सामने आ जाइए, एकदम AIB 15 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और उससे पहले जो मेरा ये 200 रुपीज़ वाला फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट हो गया है 25 दिसंबर से। और जो लोगों को अभी ज्वाइन करना है क्योंकि ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गया है, तो अब जल्दी से इंस्टा पर DM कीजिए 200 रुपीज़ लिख कर, और मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। शुरुआत से सब कुछ एकदम डिटेल में एनालाइज करके आपको समझाया जा रहा है। IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, CPC, हर एक एक्ट जो मेजर इनैक्टमेंट्स है, सबसे पहले ये तो एकदम मैंडेटरी है, तो ये एकदम कान में डाल देने का, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो वही जो सारा बेरक्स मेरे पास था पहले से ही, जो मैं इस वीडियो में आपको बताई थी कौन सा बेरक्स मेरे पास है, मैं उसको ही यूटिलाइज करके मैं ये आपको दिखाऊंगी। मेरे पास ये सारा का सारा विथ नोट पास है, मैं उसको यूज करके दिखा रही हूँ। आपके पास जो है आप वो लेकर के बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टॉप की थी और जो है 52, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूँगी 53 से। तो 53 देखिए, ये एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, IPC से दिया गया है क्योंकि IPC पर यूथनेशिया के बारे में डील किया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पैसिव यूथनेशिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इन द केस ऑफ अरुणा रामचंद्र संभाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस है यहाँ पर ही यूथेनेशिया को समर्थन दिया गया। और यूथेनेशिया मतलब जो इंसान वेंटिलेशन में है, एकदम बहुत सपोज 10-12 साल से वो वेंटिलेशन में है और वापस आने का चांसेस बहुत कम है, तो वहाँ पर उनका कंसेंट ले करके, जो फैमिली फ्रेंड वगैरह होते हैं, कंसेंट ले करके यूथेनेशिया मतलब डेथ दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको ही यूथनेशिया बोला जाता है। हालांकि जो यूथनेशिया का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब मैं IPC आपको समझाऊंगी यूथनेशिया को भी मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट। 310 में सिंपली चले जाए, डायरेक्ट ये मैं उठा लिया और चलूंगी 310 ये रहा 310, ठीक है। देखिए 310 बोल रहा है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग इन यूनियन और अ स्टेट, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूनिटीज, ऑप्शन बी में बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, ऑप्शन डी डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स, एंड ऑप्शन डी पर देख लेते हैं क्या बोला गया है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट इज। मतलब आर्टिकल 310 में कौन सा डॉक्ट्रिन का बात यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और स्टेट। तो ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन है, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और खास करके ये सारा का सारा जो डॉक्ट्रिन्स वगैरह है, ये यहाँ पर जो सारे विथ नोट्स वाला है वहाँ पर कमेंट्स में दिया हुआ रहता है। बट अगर आपके पास कोई कमेंट्स वाला बेरक्ट नहीं है तो भी दिक्कत नहीं लेने का, सिर्फ एक बार आर्टिकल को डिटेल में पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट नॉट विथ स्टैंडिंग अ पर्सन होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर अ यूनियन और अ स्टेट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऐसा कुछ क्वेश्चन से मिल रहा है जो ऑप्शंस में दिया गया है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ठीक है ना। तो इसको गेस करके ही आपको इसका करेक्ट आंसर को टिक मार्क करना है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन डी को दे दिया। आई होप आपको समझ में आया है मैं कैसे इसका आंसर फाइंड आउट की, ठीक है ना। तो आपको सिंपली एक बार पढ़ के देखना है कौन सा वर्ड यहाँ से मिल रहा है, वो देख करके करेक्ट करना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसीलिए आप डेफिनेटली ऐसा करके दे सकते हो, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन फ्लो फ्रॉम। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आर्टिकल बोला गया, दैट मीन्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, ये सारा का सारा जो क्लॉज है आपको एक बार मतलब ध्यान से बेरक्ट जो है वहाँ पर जा करके देखना पड़ेगा। देखिए इसका जो आंसर है ये मेरे को पता है क्योंकि मैं डिटेल में ये सब कुछ चीज़ पढ़ी हूँ,
ठीक है ना। अभी ये ऐसा एक क्वेश्चन है, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप, अगर आपको नहीं पता चल रहा है वगैरह पढ़ते ही, बट सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ना है और नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी इज फॉलोड बाय द वर्ड्स। मतलब प्रियम्बल में चले जाइए, प्रियम्बल ओपन कर लीजिए एंड देखिए लिबर्टी फॉलोड बाय व्हाट। देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप। सो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ एंड वर्शिप, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ली बर्गन इज एप्लीकेबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट is up to a period of 7 years, 10 years, 11 years and 14 years। तो सिंपली आपको प्ली बार्गेनिंग बोला गया है। प्ली बार्गेनिंग सिंपली आपको सीआरपीसी में जाना है, क्योंकि सीआरपीसी में ही प्ली बार्गेनिंग के बारे में डील किया गया है। ठीक है, तो मेरे पास मैनुअल है तो मैं मैनुअल देखूंगी, अगर आपके पास सेपरेट बेयर एक्ट्स है तो आप वो देखो। ठीक है, तो इसको हटा देती हूँ, मैनुअल पर जाती हूँ। प्ली बार्गेनिंग, प्ली बार्गेनिंग इंडेक्स में जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स से आपको पता चलेगा प्ली बार्गेनिंग कौन से एरिया पर दिया गया है। मेरे को पता है प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 21A पर दिया गया है। चैप्टर 21A 20 ये रहा 21A, एज इज 168। तो 168 पर जाएंगे एंड देखेंगे प्ली बार्गेनिंग कौन सा मतलब पनिशमेंट से शुरू होता है। ठीक है, तो ये रहा। तो देखिए, तो प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है इसको हम एक बार रीड करेंगे, देखेंगे क्या कुछ बोला गया है। इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको मिला करके देखेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले बोला जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब प्ली बार्गेनिंग कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट होम। ओके, नंबर 1 बोला गया है द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173 alleging wherein that an offence appears to have been committed by him other offences for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided, exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। तो 7 years हुआ, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शंस पर केस लॉ दिया गया है और एक केस लॉ का पैसेज उठा करके दिया गया है। ठीक है ना, ये जो पैसेज है ये आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है कौन सा केस लॉ में यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर बोला गया है। तो अगर आपको इसको पता है तो आप दे देना, नहीं पता है तो लेकर के नहीं बैठे रहना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना, और इसका आंसर मेरे को पता है कि सेक्शन 195 सीआरपीसी और यहाँ का जो कॉग्निजेंस लेने का जो हिसाब किताब है राज सिंह वर्सेस स्टेट यहाँ पर बोला गया था, क्योंकि जो सारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स या फिर जो डिटेल में स्टडी करते हैं उनको ये सारे केस लॉस पता है। ठीक है, तो ये मेरे को पता था, राज सिंह वर्सेस स्टेट होगा इसका आंसर। अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे बढ़ जाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एक इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोलता है द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी ₹10,000 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अंडर एविडेंस एक्ट। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको जाना है। तो मेरे पास ये मैनुअल है और मैनुअल में एकदम इंडियन एविडेंस एक्ट का पोर्शन में ओपन कर लिया है। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, डी सेड टू सी इन ए's प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज्ड यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट ऑप्शन ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर ऑल ऑफ द अबव। मतलब कौन सा करेक्ट होगा। तो ये है इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो इसका आंसर आप कैसे ढूंढोगे। ठीक है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो अभी देखिए ऐसा जो क्वेश्चंस दिया गया है इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको मतलब पता है बट कोई सेक्शंस कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अगर आप क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट पर डिटेल में रेलिवेंस के ऊपर एक पर्टिकुलर मतलब सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक एक पूरा सेशन दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको सिंपली जो पर्टिकुलर एरिया है रेलिवेंसी के ऊपर आपको वहां पर चले जाना है। क्योंकि देखिए अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़े तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको 5 से लेकर 55 तक पोर्शंस ढूंढना। वो सारे कैंडिडेट्स बेयर एक्ट पढ़े हैं, उनको इसका आंसर डेफिनेटली पता होगा। ठीक है ना, मेरे को पता है इसका आंसर सेक्शन 8 पे आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारा इलास्ट्रेशंस डाला गया है। ठीक है ना, तो आपको सिंपली वहां पर जाना है। अगर आपको पता है और नहीं पता है तो मैं बताइए आपको कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 8 पर जाते हैं। ये रहा सेक्शन 8 और यहाँ का इलास्ट्रेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पर बोला गया है। 10,000 रुपीज़ कहाँ पर दिया गया है, इलास्ट्रेशन A B C will before alleged crime
रॉब्ड, ये रहा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ये मैंने दे दिया। अभी नेक्स्ट, so much of information whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered by the police may be proved under। तो सिंपली इंडियन एविडेंस एक्ट ऑप्शंस पर लिखा गया है, तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पर चले जाना। फर्स्ट है सेक्शन 25। सेक्शन 25 देखते हैं, सेक्शन 25 डील करता है, रहा सेक्शन 25। सेक्शन 25 बोलता है कन्फ्यूजन टू पुलिस नॉट टू बी प्रूव। नेक्स्ट है सेक्शन 26 देखते हैं, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो अगेंस्ट हिम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला गया, बट बोला गया डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड, ठीक है ना। ये आपका कीवर्ड है, डिस्टिंक्टली एंड डिस्कवर्ड। तो इसको मतलब होल्ड करके ही पकड़ के आपको बैरक से ढूंढना है। अभी नेक्स्ट सेक्शन 27 देखते हैं, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। देखिए, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, अगर इसका लास्ट लाइन आप देखोगे, दैट सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फ्यूजन और नॉट एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाई डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा सेक्शन 27 हो गया। When the court has to form an opinion, a point of foreign law, मतलब foreign law आपका कीवर्ड, और साइंस और आर्ट as identity of handwriting or finger impression, the opinion upon the point of persons specially skilled in such foreign law, ठीक है ना। मतलब कौन सा सेक्शन के अंदर ये रेलिवेंट होगा, आइडेंटिटी ऑफ हैंड रिटन और फिंगर इम्प्रेशन, जो मतलब फिंगरप्रिंट्स वगैरह होता है जो मर्डर वेपन वगैरह के ऊपर रहता है, तो वो कहाँ पर रेलिवेंट होगा ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट पर जाओ, वहाँ पर ढूंढो। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को पता है, क्योंकि ये सारे जो फॉरेंसिक्स मतलब चीज़ वगैरह है, ये सेक्शन 45 पर दिया गया है। बट आप एकदम ढूंढ के देख लेना कौन सा सेक्शन पर दिया गया है, उसके हिसाब से दे देना। ये मेरे को पता था, 45 को मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड देयर बाई इंड्यूसेस बी टू बाई एंड पे फॉर इट। मतलब सिंपली जो इलास्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको देखकर ही पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल। सिंपली जाना है, जो सारा ऑप्शन दिया गया है सेक्शन 92, 125, 115 एंड 110। तो चलिए जाते हैं। तो सर्टेन लैंड्स, ये सारा कुछ देखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इलास्ट्रेशन से देखना पड़ेगा। डन अग्रीज टू पे मार्च एस्टेड राम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेटर वर्बली वारंट्स एंड नो। तो यहाँ का तो इलास्ट्रेशन में नहीं है। तो अभी नेक्स्ट 124 पर जाते देखते वहाँ का कोई इलास्ट्रेशन है या फिर नहीं। 24 ये रहा ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बट यहाँ पर कोई इलास्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट 115 पर वापस चलते हैं। 115 किधर गया, ये रहा एस्टोपल। इसका इलास्ट्रेशन देखते हैं, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली बिलीव। ये देखो इसका एकदम, तो आंसर क्या होगा, 115 होगा करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। ओके, तो ये पर्टिकुलरली आपको आर्बिट्रेशन एक्ट से मिलेगा। मेरे पास अभी आर्बिट्रेशन एक्ट का बेर एक्ट नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सा आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट ट्राइब्यूनल क्रिएट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेर एक्ट वहाँ पर ये रहा। तो आर्टिकल देखते हैं कौन सा बोला गया, आर्टिकल 323B। तो 323B पर चले जाते हैं। यहाँ पर कोने पर आपको देखना है 323B, ठीक है। 323B किधर गया, 316 आगे आई, थोड़ा सा पीछे जाना। ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। देखिए, तो एकदम हेडिंग पढ़ते ही आपको मिल गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो देखिए आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में डील करता है और पार्लियामेंट एस्टैब्लिश भी कर सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको मार्क कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट बोला गया है द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द एडवोकेट्स एक्ट अंडर। मतलब एडवोकेट्स एक्ट का जो बेर एक्ट है आपको उसको उठाना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एडवोकेट्स एक्ट का जो बेर एक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंड एटिकेट के बारे में डील करता है। हो गया, अभी इसको हटा देते हैं। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट। अगेन सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट बोला गया है। तो देख ले, सिंपली देखते हैं क्या बोला गया सेक्शन 49 पर। बाकी पढ़ के मतलब टाइम वेस्ट होगा। तो सेक्शन 49 क्या बोला गया देख लेते हैं। और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है ना, सब ऑप्शंस जा रहा है ना, तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अभी नेक्स्ट, इंडिया दैट इज भारत शैल बी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्वाशी फेडरल, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट और स्पेशल टाइप। अब ये जो आंसर है मैं आप लोगों के लिए रख रही हूँ, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। इंडिया हमारे भारत क्या है, ठीक है ना, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो इंडियन हो इसका आंसर कमेंट करके बताओ। इंडिया इज भारत, तो भारत क्या है, फेडरल ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, क्वाशी फेडरल क्या है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो सीरम फूड फर्टिलाइजर जो केस है वहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली एक टॉट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब टॉट मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट से क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन पर देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में डील किया गया है। अगर आपको टॉट नहीं पता है तो क्या करना है, छोड़ देना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसका आंसर मेरे को पता है, और टॉट का कोई भी बेरक नहीं होता है, बिकॉज टॉट इज नॉट कोडिफाइड, इट इज अनकोडिफाइड, ठीक है ना। तो कमेंटरीज आपको पढ़ना पड़ता है, बट कमेंटरीज हॉल में अलाउड नहीं है, तो इसीलिए मेरे को आंसर पता है, बट फिर भी मैं नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना, इसको छोड़ रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये बोला गया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मीन्स, मतलब एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट मतलब क्या है। सिंपली एनवायरमेंटल का जो बेयर एक्ट है आपको वहां पर जाना है, देखना है। अभी मेरे पास इसका बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है ना, आपके पास है तो आप खोल करके देख लीजिएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही थी जो सारा का सारा बेयर एक्ट से आपके पास सब कुछ रहना चाहिए, ठीक है ना। देखा ना, तो मेरे पास नहीं है तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन विद रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल। देखिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका भी आंसर अभी मेरे को नहीं पता है, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया है 71 एन अटेम्प्ट टू अक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, पढ़े होंगे तो इसका आंसर पता होगा। मैं नहीं पढ़ी हूँ तो इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, तो ये इसको भी मैं छोड़ दूंगी। अभी नेक्स्ट सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, कुछ भी नहीं देखूंगी, सिर्फ इंडियन पेनल कोड का मतलब जो बेयर एक्ट है उसको देखूंगी। सेक्शन 82 पर चले जाऊंगी। देखिए 82 पर क्या बोला गया है, जो माइनर रिलेटेड ऑफेंसेस है यहाँ पर बोला गया है। देखिए 82 बोला गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ, क्या बोला गया है, एन एक्ट ऑफ चिल्ड्रेन 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चिल्ड्रेन अंडर 7 years ऑफ एज। तो 7 years होगा ना इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, तो दे दिया। अभी नेक्स्ट, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन स्टैंड्स फॉर अ प्रिंसिपल दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, एक बोट पर 2 इंसान थे, ठीक है ना, और बोट एकदम बीच समुंदर पर था, एक इंसान किसी और को, जो दूसरा इंसान था उसको काट के खा गया था, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड ये केस लॉ है, तो इसका आंसर होगा किलिंग इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज नॉट अ डिफेंस, मतलब किसी को मार के आप खुद का लाइफ कैसे मतलब जी सकते हो यार। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है ये वाला, आर वर्सेस डुडले, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके लिए है, लिबरलाइज लोकल स्टैंडर्ड, द प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सरियल, प्रोसीड्यूर रिक्वायरमेंट्स आर लिबरलाइज्ड, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको पता है तो दे दो, मेरे को पता है, मैं इसका आंसर करेक्ट दे दी, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर केस लॉ दिया गया है, एक पैसेज उठा करके दिया गया है एक पर्टिकुलर केस लॉ का, तो अगर केस लॉ आपको पता है, अब डिटेल में जजमेंट वगैरह पढ़ाई की हो तो इसका आंसर दे दो, नहीं पता है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट भी एक केस लॉ बेस है तो इसको भी मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो बैक टू बैक 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। अभी नेक्स्ट बोलता है इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स और डिफेंसेस इज डेल्ट अंडर सेक्शन 33 ऑफ CPC, सेक्शन 35A ऑफ CPC, सेक्शन 30 ऑफ CPC, सेक्शन 35 ऑफ CPC। मतलब सिंपली आपको जो CPC का बेयर एक्ट है उसको आपको उठा लेना है, एंड जो सारा का सारा सेक्शंस वगैरह दिया गया है आप वहाँ पर जा करके देखो, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 33 में चलते हैं। सेक्शन 33 यहाँ पर कोने पर देखना है, सेक्शन 7, सेक्शन 60 आगे आ गई, थोड़ा सा अभी पीछे जाना, ये रहा। जजमेंट एंड डिक्री के बारे में डील करता है, बट यहाँ पर बोला गया है इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेक्शन 35A में चलते हैं। 35A क्या बोलता है, ये देखो, इम्पोजिशन
ये देखो कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम्स, ये होगा आंसर, ठीक है, सेक्शन 35A, ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट इसको हटा देंगे, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ मैं, नहीं तो मतलब दिक्कत आएगी मेरे को ही। अभी नेक्स्ट सेक्शन 78, which provision under the code of civil procedure deals with substituted service of summon। सिंपली आपको सीपीसी का बैरक्ट मैं उठा सीपीसी जो सारे ऑर्डर्स दिया गया है वो ऑर्डर में जा करके देख। बाय द वे इसका आंसर मेरे को पता है बट फिर भी आप लोगों के साथ एक बार मैं देख लूंगी। देखिए ऑर्डर 5 रूल 19A बोला गया, ऑर्डर 5 को देखेंगे। रूल बहुत ध्यान से ढूंढना भाई, ठीक है ना। रोमन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इवन मैं अक्सर गलतियां करती हूँ रोमन ढूंढने के लिए, ओके ना। रोमन वी यानी कि ऑर्डर 5, तो ऑर्डर 5 रूल 19A बोला गया है। 19A ऑर्डर 5 रूल 19A ये नहीं होगा, ये साइमल्टेनियसली यहाँ पर बोला गया है बट यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड बोला गया है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑर्डर 5 रूल 19 सिंपली 19 पर जाएंगे, 19 भी नहीं होगा, ठीक है। अभी रूल 20 ये देखो रूल 20 पर सब्सटीट्यूटेड तो होगा 20, रूल 20 आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन amongst the other things the functions of Bar Council of India includes laying down standard of professional conduct and etiquettes for advocates under which of the section। तो एडवोकेट्स एक्ट का जो बेर एक्ट है उसको मैं उठा लेती हूँ और देखती हूँ क्या है। सेक्शन 7, 8, 9 एंड 6 बोला गया है, तो इसका आंसर 7 का आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस अबॉट पेरी व्हाट आर दी 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, ये आपको जानना चाहिए 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, ठीक है ना। तो ये होगा ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, रीट, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, कितना एक पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स रह सकते हैं। अगर कंपनीज एक्ट का बेर एक्ट आपके पास है तो इसका आंसर आप एकदम स्मूथली दे सकोगे, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट का बेर एक्ट देखो एकदम शुरुआत में ही इसका आंसर रहता है, तो इसका आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स, इसका मतलब क्या है। देखिए कंपनीज एक्ट का जो बेर एक्ट है आप वहां पर जाइए, एसोसिएट कंपनी ये जो पोर्शन पर दिया गया है वहां पर ढूंढिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी देखिए सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ व्हाट। ये वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ यस, आप क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 पर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो मतलब इसका आंसर होगा श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 2 बार रिपीट हो गया, मतलब क्या, ये काउंट डेफिनेटली होगा। वो लोग प्रिंटिंग एरर की है तो हम लोग मतलब क्यों, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट, अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द पर्व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो बेर एक्ट है वहां से इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये केस लॉ बेस है और केस लॉ तो विदाउट नोट्स में लिखा नहीं रहेगा, तो इसका आंसर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट चिल्ड्रेन मीन्स, चिल्ड्रेन का डेफिनेशन क्या है। तो फैक्ट्रीज एक्ट में जाइए, तो चलिए फैक्ट्रीज एक्ट में चलते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन मीन्स यहाँ पर बोला गया है, जो इंटरप्रिटेशन जो क्लॉज है सेक्शन 2 इसका क्लॉज सी बोलता है चिल्ड्रेन मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स ऑफ एज। तो 15 ईयर्स ऑफ एज जो पर्सन ने कंप्लीट नहीं किया है वो चिल्ड्रेन होगा 15, तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट, ठीक है। तो टैक्स एक्ट का बेर एक्ट मेरे पास नहीं है, अभी छोड़ देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मतलब कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जीएसटी को इनकॉर्पोरेट किया गया, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये है 101, दैट मीन्स 101 2016, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो इंसान पढ़ाई लिखाई नहीं करता है उनको भी ये सारा चीज पता होना चाहिए, देश के बारे में ये चीज है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 44 सीपीसी। तो सीपीसी का बेर एक्ट देख लेते हैं, ये रहा सीपीसी। तो ऑर्डर 44 मतलब समझ आ रहा है ना कितना रोमन होगा, एक्स मतलब ध्यान में रखना 10, एक्स मतलब 10। इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स में देखती हूँ क्या है, इंडेक्स में जाती हूँ, इंडेक्स ऑर्डर 44, ऑर्डर 33, ऑर्डर 55, ऑर्डर 22, ठीक है। तो इंडेक्स में से ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडिजेंट पर्सन, यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिजेंट पर्सन ढूंढना है, ठीक है। ये देखो सूट बाय इंडिजेंट पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पर है ऑर्डर 10, 20, 30 एंड 33,
ठीक है ना। तो रोमन जो है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक्स मतलब 10, एक्स मतलब 10 और आई मतलब 1, तो ये आपको मतलब एकदम दिमाग में घुसा लेना है। तो यहाँ पर 3x दिया गया है और 3i दिया गया है, मतलब 33। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट, रेजिस्टिव रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट अंडर सेक्शन 6, या फर्स्ट ऑप्शन। ये मेरे को पता है क्योंकि रेस जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन एविडेंस एक्ट। बेरेक्ट खोलने का भी जरूरत नहीं है अगर इतना इजी क्वेश्चन सामने आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है जो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, आप सिंपली बेरेक्ट उठाओ, देखो, चेक करो और आंसर करेक्ट करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर जीएसटी लॉ डज नॉट इंक्लूड। शायद मेरे पास ये जो बेरेक्ट है इसके अंदर आंसर नहीं रहेगा क्योंकि ये एक अपडेटेड वर्जन बेरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा का, हाँ जी, यहाँ पर तो नहीं है। तो आपके पास अगर अपडेटेड वर्जन बेरेक्ट रहेगा तभी आपको इसका आंसर मिलेगा एकदम बेरेक्ट में से, ठीक है। तो मेरे पास नहीं है तो इसका आंसर मैं छोड़ दूंगी। अभी नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर व्हाट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेरेक्ट ये रहा, ठीक है। तो अभी देख लेती हूँ कौन सा सेक्शंस, ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है 2 क्लॉज ए, 2 क्लॉज ए देखती हूँ। 2 क्लॉज ए पर प्रोपोजल के बारे में डील किया गया। 2 क्लॉज एच, एच पर देखती हूँ, एच ये रहा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी क्लॉज 2H होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमेन, वुमेन का मतलब कौन सा राइट दिया गया है। देखिए ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको बेरेक्ट में पढ़ के आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन पर सेक्शन वगैरह मेंशन नहीं है, तो इसको मैं बाद में देखती हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट का जो बेरेक्ट है आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है ना। तो ये रहा हिंदू मैरिज एक्ट। इन सब चीज़ों को हटा देती हूँ क्योंकि ये परेशान कर रहा है मेरे को। अभी नेक्स्ट, तो सेक्शन 25 में जाती हूँ मैं, देखती हूँ वहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट बोला गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से ढूंढना भाई, क्योंकि हिंदू सक्सेशन, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू गार्जियन माइनरशिप, ऐसा हिंदू हिंदू करके है, तो इसीलिए हिंदू सक्सेशन या फिर हिंदू मैरिज कौन सा बोला गया है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट, हिंदू सक्सेशन सेक्शन 25, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस क्लॉज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, हो गया। अभी नेक्स्ट, अ हिंदू वाइफ had been living with her children and all children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife entitled to separate residence and maintenance under what sections दिया गया है ऑप्शंस पर। तो सेक्शंस जो है वो आपको देखना है क्योंकि ये एक मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर सेक्शन में से ही आपको मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सेक्शन पर। ये देखिए ऑप्शन पर बोला गया हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस, ठीक है ना। हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर खोला हुआ है तो आपको तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट देखिए, ये रहा एडॉप्शन मेंटेनेंस, ये रहा। अभी चलते हैं सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 पर। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 किधर गया, 12, सेक्शन 12, सेक्शन 18, ये रहा सेक्शन 18 है। इसका क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला गया है एक हिंदू वाइफ जो लिविंग विद हर चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन के साथ रहता है, एंड ऑल चिल्ड्रेन हैड बीन ब्रॉट अप बाय हर विदाउट एनी असिस्टेंस एंड हेल्प फ्रॉम दी हस्बैंड मेनी ईयर्स, मतलब जो सारा का सारा चिल्ड्रेंस है वो ब्रॉट अप हुए हैं, उनका कोई हेल्प एंड असिस्टेंस नहीं लिए। द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस अंडर, मतलब वाइफ को सेपरेट रहना चाहिए या फिर मेंटेनेंस मिलना चाहिए, ये कौन सा पोर्शन पर दिया गया है। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो सेक्शन 18 क्लॉज 2 है, ये बोलता है दैट अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली, मतलब हिंदू वाइफ सेपरेटली रह सकता है फ्रॉम हर हस्बैंड, हस्बैंड से मतलब सेपरेट रह सकता है विदाउट फॉरबिटिंग हर फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ यहाँ पर बोला गया हस्बैंड का हेल्प लिए वगैरह चिल्ड्रेन बड़े हुए हैं, कौन सा क्लॉज के अंदर आएगा। देखिए क्लॉज जो एफ बोला गया है, क्लॉज एफ एक और बार पढ़ते हैं, ही सीजेस टू बी अ हिंदू। देखिए क्लॉज एफ पर तो जो बोला गया है सीजेस टू बी अ हिंदू, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो कन्वर्शन नहीं किया है, बट बच्चों को बड़े किए हैं हस्बैंड के कोई भी हेल्प के बिना, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। क्लॉज डी बोलता है दैट ही हैज़ एनी अदर वाइफ लिविंग, तो एनी अदर वाइफ लिविंग भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्लॉज ए बोलता है, देखिए क्लॉज ए पर बोला गया है हस्बैंड मतलब छोड़ दिया है, छोड़ दिया मतलब अबेंडन कर दिया है, डिजर्शन। तो यहाँ पर डिजर्शन के बारे में तो डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं गया है, बट मेनी ईयर्स तक वो अकेले ही मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस फ्रॉम दी हस्बैंड, ठीक है।
तो ये ऑप्शन को हम लोग साइड में रखते हैं, ये हो सकता है। अब क्लॉज जी में बोला गया है, देखिए, इफ इज देयर एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली, अगर एनी कोई जस्टिफाइंग कॉज रहता है, मतलब जो कॉज वो सपोर्ट कराए वाइफ को कि वो हस्बैंड से अलग रह सकता है, तो ये जो क्लॉज है ये होगा, क्योंकि डिजर्शन तो यहाँ पर बोला नहीं है। डिजर्शन मतलब विलफुली किसी को छोड़ देना, ठीक है ना, बट मेनी ईयर्स तक हेल्प ना लेकर के, बड़ा मतलब जद्दोजहद करके, मेहनत करके बच्चे को पाला पोसा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्लॉज जी होगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इज देयर एनी अदर जस्टिफाइंग कॉज, तो अदर जस्टिफाइंग कॉज के अंदर ये होगा। तो समझ में आया मैं इसका आंसर कैसे ढूंढ निकाली। मतलब आपको तुरंत मतलब दिमाग लगाना है, अगर ऐसा कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, ठीक है ना, तो एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा शांत दिमाग रख के ढूंढना है, मीनिंग समझ करके, ठीक है। अभी नेक्स्ट, रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। नंबर 1 मतलब एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। एडॉप्शन मेंटेनेंस के एक्ट के बारे में बोला गया है, वहां पर चले जाते हैं और देखिए ऑप्शंस पर यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 10, ठीक है। तो चलिए जाते हैं। सो एडॉप्शन 6 ऑफ द एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट क्या कहता है, देखिए सेक्शन 6 बोलता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन। देखिए सेक्शन 6 बोलते हैं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड एडॉप्शन, ठीक है ना। तो सेक्शन 6 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब एकदम मिलाकर बैरक से देख लीजिए, यही होगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट 97, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन टेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019। ओके, सो इसका जो बैरक है ये अभी मेरे पास नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर करोगे। ओके, अभी नेक्स्ट, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। नहीं पता भाई, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको भी मैं छोड़ दूंगी। ओके, सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। देखिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। सिंपली सेक्शन 7 क्लॉज 4 पर जाना है, देखना है। तो देखिए सेक्शन 7 क्लॉज 4 पर बताया गया है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन्ड इन ओके अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ लेटर, ओके ये भी है। ऑप्शन सी देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट, हाँ जी ये भी बोला गया है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट, ये भी आर्बिट्रेशन एक्ट से ही है, दैट वेवर ऑफ राइट 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच गए हम। दैट वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट डाइवियंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज मेंटेन अंडर व्हाट सेक्शन। तो ये जो सारा सेक्शंस बोला गया है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है एंड आंसर ढूंढ निकालना है। चलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट पर। देखिए तो सेक्शन 7 पर तो इसका आंसर नहीं होगा, कि पिछला क्वेश्चन सेक्शन 7 से आया था। सेक्शन 4 देखते हैं, देखो हाँ जी यही होगा राइट आंसर, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट। तो ये सेक्शन 4 पर ही बोला गया है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम लोग पहुंच गए ऑप्शन बी तक। अब काउंट करें, मैं शुरुआत की थी क्वेश्चन नंबर 53 से लेकर, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट काउंट करते हैं। और पिछला वीडियो याद है ना, मेरे को 35 मिला था, ठीक है ना। तो अभी काउंट करते हैं, तो चलिए बैक काउंट करते हैं। चलिए 1 2 3, ओके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। सो 53, ये रहा 53। तो 29 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुआ है मेरा, ठीक है। सो 29 प्लस 35 कितना होता है, तो मेरे को कितना मिला, टोटल हुआ 64 हो गया मेरा आंसर। तो हो गया ना ऐसा, तो होगा ना ऐसा करके आपका एआई भी क्लियर। आपको ये सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ही अप्लाई करना है वाइल फाइंडिंग द आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड समझ में आया है। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिला है तो कमेंट करके बताइए, और फर्दर कोई डाउट्स रहता है, क्वेरीज रहता है, तो कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू आंसर। ओके, सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। और लोगों को भी वीडियो को शेयर करके उनको भी हेल्प कीजिए, जिनको एआई भी देना है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले एंड दैट विल बी योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो प्लीज शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।